पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल की कमांड्स जितनी भी हैं, ठीक है, क्वेरीज कमांड्स जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कि टेबल कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट टेबल, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले क्रिएट लिखते हैं, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम लिखते हैं। मान लो हमारी टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़, तो हमने एम्प्लॉयज़ लिख दिया, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम सारे कॉलम्स लिखते हैं। लो हमें एक टेबल बना रही है जिसका नाम एम्प्लॉय रहेगा और उसके अंदर कुछ कुछ कॉलम्स रहेंगे, ठीक। तो ऐसी टेबल बनाने के लिए लिखना क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम लिख दिया, ओके। उसके बाद उसके कॉलम्स लिखते हैं एक लाइन से, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम होगा कि एम्प्लॉय की आईडी क्या है, ठीक। तो एम्प्लॉय आईडी नेम से एक कॉलम होगा, ठीक। और फिर जैसे ही हम कॉलम का नेम लिखते हैं उसके बाद हमें उसका डेटा टाइप लिखना होता है। तो एम्प्लॉय आईडी किस टाइप का होगा, इंटीजर, तो इसीलिए हम यहाँ पर इंटीजर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ प्राइमरी की या फिर फॉरेन की ऐसे नेम से कॉन्स्ट्रेंट्स भी लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही टेबल है और इसमें हमें एक प्राइमरी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने एम्प्लॉय आईडी को ही प्राइमरी की बना दिया, ठीक। तो ये प्राइमरी की बन गई। तो नाउ यहाँ पर इस कॉलम का काम फिनिश होता है, ओके। नेक्स्ट कॉलम है कि एम्प्लॉय का नेम क्या है, ठीक। अब नेम जो है वो मैं उसमें डेटा टाइप दे रही हूँ varchar। अब varchar की साइज़ में 50 रख रही हूँ। सी कैर भी दे सकती थी, पर कैर में डिफरेंस क्या होता है अभी देखते हैं। कि अगर मैंने कैर 50 लिखा होता और जो एम्प्लॉय का नेम है मान लो सिर्फ 5 लेटर्स का था, जैसे कि आयुष था, ठीक है, तो इसमें सिर्फ 5 स्पेसेस लेता आयुष, ठीक है। लेकिन कैर में क्या होगा कि चाहे वो 5 ले, चाहे वो 10 ले, चाहे पूरा 50 ले, वो हमेशा 50 ही काउंट करेगा, ठीक है। इसमें वेस्टेज हो जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ varchar अगर उसने 5 स्पेसेस ली हैं तो इसमें 5 स्पेसेस ही लेगा, बाकी जो 45 स्पेसेस हैं उसको वो फ्री छोड़ देगा, इसलिए varchar का यूज़ किया गया है, ओके। ना नेक्स्ट रहता है कि हम एम्प्लॉय की DOB लिखें, डेट ऑफ बर्थ, और उसका जो डेटा टाइप होगा वो डेट होगा। उसके बाद हम एम्प्लॉय की सैलरी नोट करेंगे और जिसको हम डेसिमल डेटा टाइप दे रहे हैं। अब डेसिमल के अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। पहली वाली जो होती है वो प्रिसीजन होती है एंड सेकंड वन इज़ स्केल, ठीक है। तो प्रिसीजन में हम 10 दे रहे हैं और स्केल में 2 दे रहे हैं। सी इस 10 और 2 का मतलब क्या है कि अगर जो भी सैलरी है उसमें 10 टोटल डिजिट्स होंगे, मतलब कि उसमें पूरे टोटल 10 डिजिट्स होंगे, जिसमें से 2 डिजिट्स जो होंगे वो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स होंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि ऐसे करके लिखा है, ऐसे करके पूरे 10 डिजिट्स लिखे होंगे, लेकिन पॉइंट के बाद जो है सिर्फ 2 ही डिजिट्स होंगे, ठीक। तो इस चीज़ को कहते हैं कि उसका जो डेसिमल डेटा टाइप है ऐसा होता है, ठीक है। नाउ अब होता है कि बुलियन डेटा टाइप देख लेते हैं। तो इस मैनेजर करके कि कहीं वो एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर तो नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमने बुलियन डेटा टाइप यूज़ किया है। बुलियन की जो वैल्यूज़ होती हैं या तो ट्रू होंगी या तो फॉल्स, ठीक। तो अगर वो मैनेजर है तो ट्रू लिख देंगे, अगर मैनेजर नहीं है तो फॉल्स लिख देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। नाउ हमारे सारे कॉलम्स कंप्लीट हो गए एंड देन फाइनली हम ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये जो हमारी क्वेरी लिखी है इससे हमारा जो है टेबल बन जाएगा, ओके। और इसमें ये सारे कॉलम्स जो हैं आ जाएंगे, इसमें आईडी आ जाएगी, इसमें नेम, इसमें DOB, इसमें सैलरी एंड इसमें इस मैनेजर, ठीक। ऐसे करके एक टेबल बन जाएगी। ना हमें इस टेबल को किसी और टेबल से कनेक्ट करना है, लिंक करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट। तो उसका एग्जांपल देखते हैं कैसे हम दूसरी टेबल बनाएंगे इस प्राइमरी की का यूज़ करके। उसमें हम इस प्राइमरी की को एज एन फॉरेन की लिखेंगे। तो हमें लिंक करके एक टेबल बनानी है, तो इसमें भी सिंपली हम एक ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम ऑर्डर्स, ठीक है। हमारे टेबल का नाम है ऑर्डर्स, कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं कौन कौन से ऑर्डर्स ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा करके एक टेबल बना रहे हैं हम लोग, ओके। अब इस टेबल में जो ऊपर हमने यूज़ की है प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी को, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे फॉरेन की, ताकि 2 टेबल्स जो हैं यानी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों
लिंक हो सकें, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ऑर्डर, एक तो इसी टेबल की प्राइमरी की होगी यानी इसकी खुद की प्राइमरी की, तो ऑर्डर आईडी इसकी खुद की प्राइमरी की है, ठीक है, जो इंटीजर होगी और उसमें हम कॉन्स्टेंट्स लगा दिए रहे हैं, दैट इज प्राइमरी की, ठीक है। नेक्स्ट हम बना रहे हैं एम्प्लॉय आईडी। सी उस जो ऊपर वाली टेबल थी उसमें भी एम्प्लॉय आईडी जो थी वो प्राइमरी की थी, ठीक है, और इसमें भी हमने एम्प्लॉय आईडी नाम का एक की बनाया है, ओके। ना ये एम्प्लॉय आईडी क्या करेगा, उस टेबल का प्राइमरी की है, इस टेबल का फॉरेन की बनेगा, तो ऐसे हम लिखेंगे फॉरेन की, तो इसको हमने फॉरेन की इस स्टेटमेंट से बना दी, ओके। अब ये जो फॉरेन की है इसका हम रेफरेंस देंगे कि किस टेबल से हमने इस एम्प्लॉय आईडी को उठाया है, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए देन अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंसेस एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ वाली जो टेबल थी उसमें से रेफरेंस कर रही है, और एम्प्लॉयज़ वाली जो टेबल थी उसी की एम्प्लॉय आईडी यहाँ की प्राइमरी की बनी है, ठीक है। तो इस तरह से फॉरेन की कॉन्स्टेंट का यूज से पहले इंसर्ट लिखते हैं, इंसर्ट देन इनटू, फिर जो टेबल का नाम है वो लिखते हैं। तो हमें मान लो कि एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल में डेटा जो है इनपुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉलम्स लिखते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो कॉलम्स हमारे क्या क्या थे, एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम था, दूसरा कॉलम था नेम, तीसरा कॉलम था डीओबी, तीसरा देन सैलरी एंड देन लास्ट वन वाज इज मैनेजर। तो ये कॉलम के नेम्स थे। तो कॉलम के नेम्स लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर इसके अंदर हम अपनी पूरी वैल्यूज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी क्या होगा 1, ओके, एंड नेम, सी नेम जो है, डीओबी जो है, ये सारे जो वर्ड्स होंगे वो स्ट्रिंग होंगे, तो इसलिए उनको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो जो वो था स्टीव नाम है उसका, ओके, देन कॉमा, एंड उसकी डीओबी हम कैसे लिखेंगे, डेट फॉर्मेट में। सबसे पहले ईयर दैट इज 1990/05/01, ओके। तो इस तरह से डेट हमने नोट कर दी, एंड देन अब इसकी सैलरी लिख देंगे दैट इज 75,000। सी हमने डेसिमल जो इसकी मतलब जो हमने इसका डेटा टाइप दिया था वो डेसिमल दिया था, और उसमें प्रिसीजन में हमने डाल रखा था 10 कॉमा करके 2, ठीक है। यानी कि 10 टोटल डिजिट्स हो सकती हैं, जिसमें से 2 जो होंगी वो पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स होंगी, ठीक है। तो अभी तो हमारे इतने डिजिट्स हैं, बट हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मेंटेन करके चलनी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 0 लगा देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कि इज़ मैनेजर, वो मैनेजर है कि नहीं, तो अगर वो है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो अभी तो इसमें हम ट्रू डाल रहे हैं क्योंकि वो मैनेजर है, ठीक है। सो इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमने एक बार में फिल कर दी, उसके बाद हम ये ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेरी फॉर इंसर्टिंग द वैल्यूज़। ऐसे ही करके जो सेकंड रिकॉर्ड होगा उसमें भी हम पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे और ये सारा चेंज कर देंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, देन नेक्स्ट, ऐसे करके अपनी पूरी टेबल को फिल कर देंगे, ओके। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं वेयर क्लॉज। सी वेयर क्लॉज क्या होता है, जैसे कि हमारे सी लैंग्वेज में इफ़ वाली कंडीशंस होती थी ना कि इस चीज़ को प्रिंट कर दो अगर ऐसा है, ठीक, तो वही वाला चीज़ इसमें होने वाला है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि सेलेक्ट एम्प्लॉयज़, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स। सी इसका मतलब क्या होता है कि सारा कॉलम, हमने जितने भी हमारी एम्प्लॉय टेबल में कॉलम्स हैं, एम्प्लॉयज़ टेबल में, उस टेबल से जितने कॉलम्स हैं वो सारे प्रिंट कर दो जहाँ पर वेयर, जहाँ पर जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 50,000 है, मतलब 50,000 से सैलरी ग्रेटर देन है तो उसको प्रिंट कर दो। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं लॉजिकल एंड, ठीक है। कहने का मतलब
एंड के जो इधर की वैल्यू है वो, और एंड के अभी जो इधर लिखूंगी मैं दैट इज़ कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो स्मॉलर देन है 19950101, ठीक है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस डेट से छोटी होनी चाहिए एंड इसके साथ साथ उसकी सैलरी जो है 50,000 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू कर रही है तो सब कुछ प्रिंट कर दो उस एम्प्लॉय का, ठीक है। तो इससे जो है ये प्रिंट हो जाएगा दैट इज स्टीव वाला रिकॉर्ड। वाई? क्योंकि इसकी सैलरी भी 50,000 से ज़्यादा है और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है इससे कम है, 1990 है, ठीक। तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो यही है वेयर क्लॉज का यूज़, ठीक है। अब हम करने वाले हैं कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेम सी लैंग्वेज जैसा ही है, नॉर्मल लाइफ लैंग्वेज जैसा। इसमें क्या होता है कि मान लो कि हमें एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जिन जिन कॉलम्स में एडिशन परफॉर्म करना है, मान लो हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स थे, ठीक है, जिसमें से एक कॉलम है सैलरी का, दूसरा कॉलम है बोनस का, ठीक है, कि उसको इस महीने बोनस भी मिला है, ठीक। अब जब मुझे सैलरी देनी होगी तो सैलरी जो है उसकी प्लस जो बोनस है इस दोनों को प्लस करके देना होगा। तो इसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि सेलेक्ट सैलरी, मतलब सैलरी सेलेक्ट करो और फिर उसमें प्लस कर दो कॉलम बोनस को, मतलब जो रिकॉर्ड यहाँ है और जो रिकॉर्ड यहाँ है, मतलब डेटा, उन दोनों डेटा को प्लस कर दो। एज कैसे? एक नया कॉलम बना दो टोटल सैलरी, और वहाँ पर इन दोनों को प्लस करके वहाँ पर स्टोर करते चले जाओ, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में से इस तरह से हमें ये क्वेरी लिख देनी होती है। तो हमारी जो टोटल सैलरी होगी ना, उसमें सैलरी प्लस बोनस करके सारा वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ चलो माइनस करना है। तो मान लो कि इस महीने कुछ सैलरी में डिडक्शन हुआ है, मान लो कि वो एब्सेंट रहा, जॉब पे नहीं गया, तो जो सैलरी में डिडक्शन होता है वो हो गया, ठीक है। तो अब सैलरी देते वक्त मुझे डिडक्शन जो है वो माइनस करना रहेगा सैलरी में से, ठीक है। तो वो कैसे लिखूँगी कि सैलरी माइनस जितना भी डिडक्शन है उसका माइनस करके एक नया कॉलम बनाओ नेट सैलरी का, जिसमें ये वैल्यूज जाकर पुट करके प्रिंट करा दो, ठीक है। तो इस तरह से माइनस भी परफॉर्म हो जाता है। ओके, नाउ अब हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई। मान लो कि एक कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल, ठीक है। तो एक कस्टमर टेबल होगी तो कुछ आइटम्स बोलेगा, ठीक है, और उसका कुछ प्राइस होगा, ठीक है, और क्वांटिटी भी कुछ होगा, ठीक है। तो जो भी आइटम उसने चूज़ किए हैं, मान लो एक आइटम उसने 5 आइटम खरीदे हैं, ठीक है। तो 5 के लिए जब प्राइस कैलकुलेट करना होगा तो वो कैसा होगा, 5 इंटू जितना भी उसका प्राइस है, ठीक है। तो वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट कि प्राइस सेलेक्ट करना है और उसमें मल्टीप्लाई कर दो कि कितनी क्वांटिटी है। मतलब कि मान लो आइटम था बॉल, ठीक है, उसने 5 बॉल्स खरीदी और प्राइस क्या है पर बॉल, दैट इज 100, ठीक। तो हमें अब टोटल प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी 5 है, प्राइस 100 है, तो 5 इंटू 10 करेंगे ना, 5 इंटू 100 करेंगे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी एज टोटल कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट कितना है आपने जो भी सामान खरीदा है उसका, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, मतलब जो भी ऑर्डर वाला टेबल है उसमें से। ऐसे ही हमें मान लो हमारे पास टोटल कॉस्ट है और हमें पता लगाना है कि एक क्वांटिटी का प्राइस कितना था, तो उसको लिखेंगे कैसे, सेलेक्ट टोटल कॉस्ट, जो जितनी कॉस्ट निकली है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आइटम्स, जितने उसके आइटम्स हैं, ठीक है, एज कॉस्ट पर आइटम। कॉस्ट पर आइटम नाम का एक कॉलम बनाओ और उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दो, तो मैं हर आइटम के मतलब ईच आइटम का प्राइस मिल जाएगा। सो दिस वाज द थिंग। व्यू एक लॉजिकल टेबल होती है, मतलब वर्चुअल टेबल होती है, वो
आउटपुट में हमें मिलती है, ठीक है। तो मतलब इसका ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ी सी टेबल है कोई, ठीक है, उसमें आईडी है, नेम है, ऑर्डर है और डिलीवरी है, ठीक है, इतना सब कुछ है। और हमारे कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2। अब हमारे एम्प्लॉय को ये सारा पूरा डेटा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे डिलीवरी वाला काम हैंडल करना होता है, यानी उसे डिलीवरी देखनी होती है कि हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो सिर्फ उसका काम जो है डिलीवरी वाले कॉलम से, तो ये सारे कॉलम्स उसके लिए प्रिंट कराने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए सिर्फ डिलीवरी वाला उसको फेच कर पाए, मतलब एम्प्लॉय 1 को सिर्फ डिलीवरी वाला कंटेंट मिल पाए, तो उसके लिए हम डिलीवरी का क्या बना देते हैं, व्यू, एक अलग से डिलीवरी कॉलम प्रिंट करा देते हैं जिसमें सिर्फ डिलीवरी वाली डिटेल्स होती हैं, और वही हम एम्प्लॉय 1 को दिखाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो अननेसेसरीली जो हमारा बाकी का डेटा होता है वो नहीं जा पाता है और सेफ्टी बढ़ जाती है। तो व्यू, व्हाट इज़ व्यू? सो व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल जो ओरिजिनल टेबल का एक पार्ट होती है, ठीक है, ओरिजिनल टेबल का ही एक पार्ट होती है जिसको हम अलग से प्रिंट कराते हैं और उसको हम एज एन इमेजिन करते हैं कि वो एक वर्चुअल टेबल है, ठीक। तो इसको क्रिएट कैसे करें, इसकी क्वेरी क्या है, तो ऐसे लिखते हैं इसमें जैसे टेबल क्रिएट करते थे, क्रिएट व्यू और व्यू का नाम, मान लो मेरे व्यू का नाम है एम्प्लॉय नेम्स, एज उसमें क्या करो, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो मान लो कोई और एक नया एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय 3, जिसको सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और नेम से काम है, मतलब आईडी मिल जाए, नेम मिल जाए, एम्प्लॉय 3 का काम हो जाएगा, मतलब उसको ऑर्डर डिलीवरी वाला सेक्शन नहीं चाहिए। तो हम इन दोनों के लिए एक व्यू बना देंगे। व्यू कैसे बनाएंगे, इस स्टेटमेंट से, क्रिएट व्यू, व्यू बनाओ जिस व्यू का नाम होगा एम्प्लॉय नेम्स, एज सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट कर लो, आईडी सेलेक्ट कर लो, नेम सेलेक्ट कर लो, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय वाली टेबल से, और उसको एज एन एम्प्लॉय नेम्स व्यू रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो हमें सिर्फ आईडी और नेम दिखेगा। सो दिस वाज द व्यू। अब हम देखने वाले हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स कैसे क्रिएट करें, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी एक टेबल है, ठीक है, उसमें 2 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम जो है रीजन है, मतलब कोई रीजन है, और उस रीजन का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब जो टैक्स वैक्स कलेक्ट किया है वो कितना है। तो मान लो नॉर्थ साउथ, ऐसे 2 रीजन्स हैं, और उसमें से जो टोटल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 रीजन्स हैं कोई, ठीक है, और उनका जो रेवेन्यू है वो ऐसा है कि 3K है, 5K है, 6K है और 1K, ठीक है। अब हमें रेवेन्यू से कोई काम है, मतलब अब इमेजिन करो कि मुझे ईस्ट वाला जो रीजन है उसका रेवेन्यू सर्च करना है, ठीक है। तो अब हम कैसे सर्च करेंगे, वेयर, अगर वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, वेयर क्लॉज का, तो वेयर क्या करेगा, सबका रेवेन्यू इज टू 6K सर्च करेगा, ठीक है। तो पहले वो 3 का चेक करेगा, 5K का चेक करेगा, फिर थर्ड पोजीशन पे उसको 6K मिलेगा, तब जाके वो 6K प्रिंट करेगा ईस्ट वाले रीजन के लिए, ठीक है। बट मान लो बहुत बड़ा डेटा है, मतलब बहुत सारी रीजन्स हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा डेटा है, और जो हमारा डिज़ायर्ड जो एलिमेंट है वो एकदम लास्ट में प्रेजेंट है यहाँ। तो वेयर क्लॉज के केस में क्या होगा कि मान लो मिलियंस ऑफ डेटा है, ठीक है, तो वो मिलियन बार चेक करेगा, है ना, मिलियन बार चेक करेगा, उसके बाद लास्ट में जाकर उसको वो मिलेगा, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इंडेक्स क्या करता है, सिंपली इंडेक्स में क्या होता है, जब भी हमें कोई सर्च वाला परफॉर्म करना होता है ना, सर्च ऑपरेशन, तो उसके लिए हम इंडेक्स बना लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स हमें स्पीड देता है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर स्पीड। इन केस ऑफ, कैसे केसेस में, इन केस ऑफ सर्च कंडीशंस, जैसे ही हम कोई सर्च कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं और हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है, तो उसमें सिंपली हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इंडेक्स क्या करता है,
सिलेक्टेड कॉलम को, यानी जो भी कॉलम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बना के प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं रेवेन्यू पे इंडेक्स बनाऊं तो इसका जो बन के आएगा वो ऐसा आएगा, इंटरनली बनता है ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 1 के लिखा होगा, एंड देन 3 के, देन 5 के, एंड देन 6 के। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बाइनरी सर्च अप्लाई कर देंगे, हर आइटरेशन के बाद हमारा डेटा जो है आधा होता चला जाएगा और फिर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्च कंडीशंस में हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। अब इंडेक्स कैसे बनाएंगे, इसका स्टेटमेंट ऐसे होता है कि क्रिएट इंडेक्स, फिर इंडेक्स का नेम लिखते हैं, IDX एम्प्लॉय नेम, हमने अपने इंडेक्स का नाम ये रखा है, ऑन एम्प्लॉयज़, फिर ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम का नाम देते हैं। तो हमारा ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें हम ये दे रहे हैं नेम। ठीक, तो इस इंडेक्स से क्या होगा कि एम्प्लॉय टेबल पे तो पहले वो जाएगा, फिर एम्प्लॉय टेबल में जितने भी नेम्स हैं उसको ऑर्डर में लगा देगा। अब कौन से ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि पहले ए वाले नाम वाले है ना, फिर बी नेम वाले, फिर सी से स्टार्ट होने वाले, इस तरह से ऑर्डर में लगा देगा और जो भी सर्चिंग परफॉर्म करनी है तुरंत स्पीड से परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सो ये था इंडेक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर बाई कमांड का यूज़। इसका कब यूज़ होता है, जब भी हमें जो रिज़ल्ट प्रिंट करा रहे होते हैं वो हमें अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तब हम ऑर्डर बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज़ सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, मतलब हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए एंड देन नेम चाहिए एंड देन सैलरी चाहिए। ठीक है, अब हम सैलरी पे कंडीशन लगा रहे हैं कि और कहाँ से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है वहाँ से। ठीक है, जहाँ पर जो सैलरी है उसमें एक कंडीशन है कि ये होनी चाहिए किसके बीच में, बिटवीन 30,000 एंड 50,000, इसके बीच में जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसको प्रिंट करा दो यहाँ तक। लेकिन इसके बाद अगर मैंने लिख दिया ऑर्डर बाई डिसेंडिंग, ऑर्डर बाई मतलब जो भी सैलरी है उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मैंने इस तरह से प्रिंट करा दी। ठीक है, तो इस कंडीशन से क्या होगा कि सैलरीज तो प्रिंट होंगी लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होंगी। ठीक है, तो अगर इसका एक एग्जांपल लें कि एक हमारी टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी मान लेते हैं 1 2 3 4 है, नेम जो है वो अनु, एना, जॉन, स्टीव, ये 4 नेम्स हैं और इनकी जो सैलरी है इसकी 50,000 ही है और इसकी 51,000 है, इसकी 35,000 है एंड इनकी 25,000 है। ठीक है, इस तरह से सैलरीज हैं। तो यहाँ तक स्टेटमेंट क्या करेगा कि उन सैलरीज को चुन लेगा जो 30,000 और 50,000 के बीच में है, यानी कि 50,000 को चूज़ कर लेगा और 35 को चूज़ कर लेगा, यहाँ तक। बट इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, यही जो चूज़ किया है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके प्रिंट कर देगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी 50,000 थी तो 50,000 पहले प्रिंट होगी एंड उसके बाद जो है वो 35,000 प्रिंट होगा और इसकी डिटेल्स भी इसी तरह से, जॉन थर्ड वाला, फर्स्ट वाला अनु। ठीक, तो इस तरह से हमारी जो है आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक, तो ऑर्डर बाई यही करता है, जो भी रिजल्ट आ रहा है जिस पर हमने ऑर्डर बाई लगाया है उसको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके देगा और इसके साथ साथ जो वैल्यूज़ होंगी वो भी साथ में चलेंगी। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो अब हम करने वाले हैं एग्रीगेट कमांड्स या फिर फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें पूरी 5 कमांड्स आती हैं। फर्स्ट कमांड इज़ काउंट। तो काउंट क्या करता है, सिंपली जो भी इसके अंदर मतलब इसको हम जिस पर लगाते हैं वो काउंट करके दे देता है। मतलब इसका एग्जांपल देखते हैं, सेलेक्ट, हमें काउंट स्टार करना है। ठीक है, एज टोटल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो इससे क्या होगा,
एम्प्लॉयज़ टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो काउंट करके प्रिंट करा देगा। सिंपली काउंट का ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सम। सम क्या करता है, टोटल करके दे देगा, ठीक है। अगर मान लो कि सिलेक्ट फिर सम मैंने कर दिया रेवेन्यू, इसके अंदर जो कॉलम डाला है वो रेवेन्यू डाला है एज टोटल रेवेन्यू, यानी कि मुझे एक कॉलम का पूरा टोटल चाहिए था, ठीक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी। इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारा सम होकर प्रिंट हो जाएंगी। मतलब इससे सिंपली क्या होगा कि सेल नाम की एक टेबल है जिसमें रेवेन्यू नाम का एक कॉलम है जिसमें 1K 2K 3K ऐसे करके रेवेन्यू आया है। तो अगर इनका मुझे सम करना है लास्टली 3 2 5 1 6 यानी 6 के निकालना है, तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है एवरेज। अब हमें एवरेज निकालना है, यही लिखते हैं सेलेक्ट, फिर हम एवरेज लगा देते हैं। जिस कॉलम का एवरेज चाहिए, यानी हमें मान लो कि एवरेज सैलरी चाहिए, ठीक, तो हमने ये कॉलम लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अब इस कॉलम का जो एवरेज वाला वैल्यू होगा वो ये प्रिंट करके दे देगा एज एन एवरेज सैलरी, ठीक, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। इस तरह से जो है एवरेज भी होता है। नाउ कम्स मैक्स। अब मैक्स क्या है, जो भी कॉलम मैक्स के अंदर हम डालेंगे उस कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्स प्रिंट करके दे देगा। सिलेक्ट मैक्स। अब हमें चेक करनी है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, तो हम इसके अंदर सैलरी डाल दें एज एन कॉलम। अब इस सैलरी में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो मैक्स रिटर्न करके दे देगा एज मैक्सिमम सैलरी। एक कॉलम बनाएगा मैक्सिमम सैलरी नाम का जिसमें सबसे जो हायर सैलरी होगी वो प्रिंट करा के वो दे देगा, किसमें से, एम्प्लॉय वाली टेबल से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मिन, मतलब मिनिमम निकाल के दे देगा कि सबसे, अगर मान लो कि बहुत सारा प्रोडक्ट है और उनके डिफरेंट प्राइस हैं, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि सबसे लोएस्ट प्राइस क्या है, ठीक। तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि सेलेक्ट मिन, मतलब प्राइस वाला जो कॉलम है, ठीक है, उसमें से मिनिमम जो प्राइस है वो एज लोअर प्राइस करके फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स नाम से, मतलब एक टेबल है, उस टेबल के प्राइस वाले कॉलम का सबसे जो छोटा वाला प्राइस है वो प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो मिनिमम ये करता है। तो सिंपली जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो 5 होते हैं, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, ठीक। अब हम करने वाले हैं ग्रुप बाय कमांड। तो ग्रुप बाय कमांड क्या होती है, इसमें सबसे पहले वो रोज़ को जो है ना ग्रुप कर लेगा, ठीक है। जो भी इसके अंदर कॉलम दोगे उसको ग्रुप कर लेगा, उसके बाद उसके ऊपर एग्रीगेट परफॉर्म करेगा। एग्रीगेट मतलब वही 5, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अ ग्रुप बाय कमांड इज़ अ कमांड जो क्या करता है, सबसे पहले तो रोज़ को ग्रुप कर देगा, ग्रुप द रोज़, एंड देन परफॉर्म्स एग्रीगेट ऑन देम, ठीक है। इसका सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जिसमें रीजन है एक और दूसरा जो है रेवेन्यू है, ठीक है। तो इस तरह से टेबल है और रीजन मान लेते हैं कि एक है कि यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है केरला, ठीक है। ऐसे करके स्टेट्स हैं, ठीक है। अब उनका जो भी रेवेन्यू है वो यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक। अब और देख लेते हैं, और नेक्स्ट कॉलम जो है, मान लो कि यूपी रिपीट हो गया तो यूपी का भी फिर से कुछ होगा, एमपी रिपीट हो गया, ठीक है। ऐसे तो ऐसे करके हमारी एक टेबल है, इन रीजन्स का रेवेन्यू है, यानी कि इसका मान लो कि 1000 आया, इसका 2000 आया, इसका 5000 आया, इसका 51,000 आ गया, इसका 4000 आया, इस तरह से रेवेन्यूज़ आए हैं, ओके। अब ये ग्रुप बाय हम इसमें लगाएंगे कैसे, तो अगर सिंपली हम इसमें निकालते हैं कि सम ऑफ रेवेन्यू, अगर सिंपली हम इसमें एग्रीगेट लगा देते हैं कि सम करो रेवेन्यू का, तो ये सबका सम करके हमें दे देता सिंपली यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका सम करने से हमें क्या फ़ायदा, हमें पर स्टेट जो रेवेन्यू आया है टोटल वो चाहिए। तो वो करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे, दैट इज़ सिलेक्ट रीजन,
रीजन सेलेक्ट करो और फिर मतलब सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करो और सम रेवेन्यू सेलेक्ट करो, जहाँ पर मतलब इसको एज टोटल रेवेन्यू हम नाम देंगे, टोटल रेवेन्यू से जब भी एग्रीगेट यूज़ करते हैं सम काउंट या फिर कुछ भी तो हम एज करके उसका लिखते हैं नेक्स्ट कॉलम जो हमारा बनेगा, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स नाम की मान लो एक टेबल है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ग्रुप बाई करना है रीजन के। अब देखो इससे होगा क्या, सबसे पहले रीजन का ग्रुप होगा, ठीक है, मतलब भी रीजन सेम है उसका ग्रुप बनेगा। सी यूपी जो है 2 जगह है तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। एमपी जो है 2 जगह है तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक। ग्रुप बनने के बाद फिर एग्रीगेट परफॉर्म होगा। अब एग्रीगेट क्या था, सम कर दो, तो एमपी ग्रुप बन गया, इसका सम होकर अलग आ जाएगा, यानी एमपी का सम अलग, तो इसकी टेबल अब ऐसी बनेगी। अब एमपी का सम होगा तो मतलब सबसे पहले तो यूपी है तो वो यूपी देखते हैं, ठीक है। तो यूपी का जो ग्रुप है यूपी के साथ बन गया, ठीक, इसका ग्रुप बना दिया। अब इसके ऊपर एग्रीगेट परफॉर्म कर देगा यानी कि सम, ठीक। तो जब इसका सम होगा तो आएगा आंसर 61,000, ठीक है। तो यूपी का जो टोटल रेवेन्यू वाला जो सेक्शन होगा उसमें क्या है 61,000 लिख कर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एमपी का ग्रुप बन गया, एमपी 2 जगह है, ग्रुप बन गया। अब इसके ऊपर सम परफॉर्म होगा 4 2 6,000 का एमपी का रेवेन्यू हो गया। बचा केरला, तो केरला सिंपली प्रिंट हो जाएगा और इसमें कोई सम परफॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यू टेबल बन जाएगी, ओके। यानी कि सेपरेट रीजन सेपरेट स्टेट का सेपरेटली रेवेन्यू चाहिए था तो हमने ग्रुप बाय का यूज़ कर लिया, ठीक है। कि हैविंग जो है ग्रुप बाय के बाद यूज़ करते हैं, तो ये आउटपुट आ गया। अब मुझे मान लो कि ये आउटपुट के बाद भी मुझे क्या चाहिए कि ऐसे जो है वो प्रिंट हो जाएं जो 10,000 से बड़े हैं, यानी जिसका रेवेन्यू 10,000 से ज़्यादा आया है वो अलग से प्रिंट करा के दे दो, ठीक। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, तो पूरा स्क्रैच से करेंगे, ग्रुप बाय तो पूरा अपना नोट करेंगे ही, उसके बाद हैविंग लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो है ये सेम ही हो जाएगा, दैट इज सेलेक्ट रीजन सेलेक्ट करो, फिर सम करो रेवेन्यू को एज टोटल रेवेन्यू, फ्रॉम सेल्स टेबल से जिसको ग्रुप बाय करना है रीजन से, ठीक। तो इतना तो ग्रुप बाय का ही था, इससे क्या होगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हैविंग, इसमें से भी क्या सेलेक्ट करो, हैविंग सम, यानी जो रेवेन्यू का जो सम आया है वो ग्रेटर देन है 10,000 के, ठीक है। तो उनको सेलेक्ट करो, यानी इसमें से भी वो किसको सेलेक्ट करेगा, जो 10,000 से ज़्यादा है, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपली यूपी लिखा होगा और यहाँ पे 61,000 लिखा होगा, टोटल रेवेन्यू एंड हेयर रीजन, ओके। सो इस तरह से हैविंग का यूज़ करते हैं, यानी ग्रुप बाय पे भी हमने एक फ़िल्टर लगा दिया कि हमें वो फ़िल्टर आउट करके दो जिसकी 10,000 से भी ज़्यादा रेवेन्यू आया है, ठीक। तो एसक्यूएल की जॉइन कमांड्स पढ़ेंगे। तो जॉइन कमांड्स होती कितनी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले नेम लिख दो उनका, कि एटलीस्ट हमें नेम तो पता ही है, ठीक। तो सबसे पहला जो हम जॉइन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इनर जॉइन, ठीक है। अभी हम इनकी डिफिनीशन देखेंगे। इनर जॉइन होता है, देन हम पढ़ते हैं लेफ्ट जॉइन, देन इट कम्स राइट जॉइन, फिर आता है फुल जॉइन, एंड देन आता है नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन। ठीक, तो इतने ये 6 टाइप्स ऑफ जॉइंस हम पढ़ते हैं एसक्यूएल में, ठीक है। तो इनर जॉइन से शुरू करते हैं। इनर जॉइन क्या होता है, इसका एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट, दैट इज सेलेक्ट करो स्टूडेंट टेबल के नेम्स को, यानी स्टूडेंट एक टेबल है जिसमें से नेम को सेलेक्ट करना है, और कोर्स टेबल से कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। 2 टेबल से स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट से नेम चाहिए, कोर्स से कोर्स नेम चाहिए, ठीक। फ्रॉम स्टूडेंट से निकालना है, इनर जॉइन
और इनर ज्वाइन किसको करना है, कोर्स वाली टेबल को। कोर्स किस बेसिस पे, ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू कोर्स डॉट रोल नंबर। इस बेसिस पे इनको ज्वाइन करके फिर इनमें से स्टूडेंट टेबल से नेम और कोर्स टेबल से कोर्स नेम चाहिए। ठीक है, तो इसका अब हम विजुलाइज करके देखते हैं। ठीक, दो टेबल्स हैं, दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है दैट इज रोल नंबर। सी ये ज्वाइन है कॉमन एट्रीब्यूट पे वर्क करता है, यानी इसमें कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट ज़रूर देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर। ठीक है, मान लो 101, 102, 103 ऐसे करके रोल नंबर थे, और नेक्स्ट वाली जो टेबल है उसमें 101, 102 है, लेकिन 3 ना होकर के 104 है। ठीक, अब ये दोनों हो गया। अब इस जो पहली वाली टेबल है यानी स्टूडेंट टेबल, इसमें नाम भी है बच्चों का, तो नेम मान लेते हैं कि नैन्सी, स्टीव, जॉनथन। ठीक, ये नेम्स हैं, और इधर जो है कोर्स है उन लोगों का, तो नैन्सी का है BCA, इनका है BTech, इनका है BCA अगेन। ठीक, इस तरह से है। नाउ हमने इनको रोल नंबर के बेसिस पे ज्वाइन किया है, मतलब जो दोनों टेबल में रोल नंबर सेम मिलेंगे उनको चुन लिया जाएगा। ये दो रोल नंबर सेम हो रहे हैं, यानी कि नैन्सी, स्टीव इसमें से चूज आउट हो जाएगा और BCA, BTech यहाँ से हो जाएगा, यानी जो हमें रिजल्टेंट टेबल मिलेगी उसमें नेम में नैन्सी और स्टीव और उनका साइमल्टेनियसली जो कोर्स है वो आ जाएगा। ठीक, सी अब यहाँ पर जो ये 103 जॉनथन है और ये 104 BCA है, ये दोनों जो है हटा दिए गए, इन दोनों को निकाल दिया गया। वाई? क्योंकि इनका रोल नंबर जो है मैच नहीं किया। सी जिनका रोल नंबर मैच होता है इनर ज्वाइन में सिर्फ वही प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो ये इनर ज्वाइन था। नाउ कम्स लेफ्ट ज्वाइन। अब इसमें क्या होगा, सी सिंपल ऐसा ही होता है, इसी में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा होगा लेफ्ट ज्वाइन। तो जो हमारी लेफ्ट वाली टेबल ये होती है और राइट वाली टेबल ये होती है। ठीक है, तो जो हमारी लेफ्ट वाली टेबल है अगर उसका जो रोल नंबर है राइट वाली टेबल से मैच नहीं कर रहा है, तब लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, लेकिन लेफ्ट वाले जो उसका सेक्शन होगा उसमें नल वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब इसका आउटपुट कैसा आता, अगर लेफ्ट ज्वाइन करते तो नैन्सी, स्टीव, जॉनथन ये तीनों प्रिंट होते हैं। ठीक है, नैन्सी का BCA आ जाता लिख के, इनका BTech आ जाता लिख के, लेकिन क्योंकि 103 का कोर्स नहीं है बट वो प्रिंट हो गया है क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे नल स्टोर होके आता। ठीक है, तो ये होता लेफ्ट ज्वाइन। ओके, में अब देखते हैं कि अगर मैं राइट ज्वाइन करती तो, ठीक है, हमने दो पार्ट लिए, नेक्स्ट वन इज राइट ज्वाइन। सिंपली यहाँ पर राइट ज्वाइन लिखा होता वहाँ पर। ठीक है, तो अगर इस पे हम राइट ज्वाइन परफॉर्म करते तो क्या होता, ये बिल्कुल लेफ्ट का उल्टा है। जैसे लेफ्ट में तीनों प्रिंट हुए थे पर राइट वाली वैल्यू मिली नहीं तो नल प्रिंट हुआ, ऐसे ही अगर मैं राइट ज्वाइन करती तो राइट वाली सारी वैल्यूज़ प्रिंट होती, इधर जो लेफ्ट वाली वैल्यूज़ हैं जो मैच नहीं करती उसमें नल आ जाता। ठीक, तो इसका आउटपुट कैसा आता राइट ज्वाइन का, वो ऐसा आता कि रोल कोर्स जो है वो सारे प्रिंट होते, कोर्स जो है BCA, BTech, से इनके साथ इनकी जो ID है वो भी प्रिंट होगी। ओके, रोल नंबर वो भी प्रिंट होगा। ठीक है, तो नैन्सी रोल नंबर 101 एंड स्टीव वॉज 102। ओके, एंड दे वर लाइक 101, 102 एंड 103 रोल नंबर भी प्रिंट होंगे। ओके, तो इसमें भी ये सारा प्रिंट होता। तो राइट ज्वाइन करते तो ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ की प्रिंट होती, जो मिसिंग था वहाँ पे नल आ जाता क्योंकि यहाँ से मैच नहीं किया, और जो BCA का 104 ये रोल नंबर है वो भी प्रिंट होता। ठीक है, मतलब सब कुछ प्रिंट होता, बस लेफ्ट वाली टेबल में से जो मैच नहीं किया है उसकी जगह पर नल आ जाता। ठीक, तो यहाँ पर नैन्सी, स्टीव लिख के आता और रोल नंबर भी इनके लिख के आते। ठीक है, तो ये था राइट ज्वाइन। सी राइट ज्वाइन में क्या हुआ, लेफ्ट वाले को हटा दिया क्योंकि लेफ्ट वाला मैच नहीं किया। लेफ्ट ज्वाइन में राइट वाले को हटा दिया, 104 को देखो हटा दिया क्योंकि राइट वाला जो है मैच नहीं किया, है ना। इन्हीं का फुल ज्वाइन करती,
अब फुल जॉइन क्या होता है, मैच करे या ना करे सब कुछ प्रिंट हो जाता। इसका जो आउटपुट है वो कैसा आता, सब कुछ प्रिंट हो जाता, मतलब ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाती, बस जो चीज़ मिसिंग है उस पर नल आ जाता। ठीक, तो इसमें कैसे होता कि पहले रोल नंबर प्रिंट होता, फिर नेम प्रिंट होता एंड देन कोर्स। ठीक है, तो सारे प्रिंट होते हैं, 101 भी, 102 भी, 103 भी एंड 104 भी। 101 नैन्सी भी, स्टीव ऑल्सो, 103 दैट वाज जॉनथन, वो भी प्रिंट होता। अब देखो 104 के पास नेम नहीं है, नेम नहीं है ना, तो यहाँ पर नल स्टोर होके आता। ठीक है, ऐसे ही कोर्सेज में जॉनथन के पास कोर्स नहीं है, मतलब 10 के पास कोर्स नहीं है, तो यहाँ पे नल होता और यहाँ पे सारे कोर्सेज जो हैं वो प्रिंट होकर आते। ठीक है, तो फुल जॉइन में ये होता है, दिस वाज फुल जॉइन। ओके, तो अब इनका नेचुरल जॉइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली नेचुरल जॉइन लिखा होता। ठीक है, तो जब नेचुरल जॉइन करेंगे तब क्या होगा, सी जो कॉमन जो वो होते हैं वो नहीं प्रिंट होते, मतलब जो कॉमन कॉलम्स होते हैं वो नहीं प्रिंट होते, वो एक ही बार प्रिंट होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट वाले के ही प्रिंट होते हैं, मतलब रोल नंबर जो है जो कॉमन हो रहे थे वो प्रिंट नहीं होते। ठीक है, तो यानी कि मतलब एक ही बार प्रिंट होते हैं, यानी कि 10101 रिपीट हो रहा है तो एक बार प्रिंट होगा, 102 रिपीट हो रहा है यानी एक बार प्रिंट होगा, 103 नहीं है यानी एक ही बार है तो यस एक ही बार प्रिंट होगा, नो प्रॉब्लम। 104 वो भी प्रिंट हो जाता, अभी ये भी रिपीट करते तो ये भी एक बार प्रिंट होते। ठीक है, उसके बाद इन सबका नेम और इन सबका कोर्स, जो भी मिसिंग होता है वहाँ पर नल। ओके, सो दिस वाज अ नेचुरल जॉइन। अब करते हैं क्रॉस जॉइन। अब क्रॉस जॉइन में क्या होता है, क्रॉस जॉइन जो होता है सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है। ठीक, तो इसका हम सेट के जैसा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पहले जो टेबल था उसके कॉलम थे रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम जो था नेक्स्ट टेबल उसके जो कॉलम थे रोल नंबर एंड कोर्स। ठीक है, यानी कि दो टेबल्स हैं, पहले में रोल नंबर नेम है, दूसरे में रोल नंबर कोर्स है। ठीक, तो इनका परफॉर्म हो जाता क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक बार रोल नंबर जो है रोल नंबर के साथ प्रिंट होता और कोर्स के साथ प्रिंट होता। ऐसे ही जो नेम है एक बार रोल नंबर के साथ प्रिंट होता, एक बार कोर्स के साथ प्रिंट होता। ठीक, तो इनकी टोटल कितने कॉलम्स होते हैं, 4 कॉलम होते हैं। ठीक है, रोल नंबर एंड नेम एंड कोर्स। ठीक है, इस तरह से 4 कॉलम्स होते हैं और चारों वैल्यूज जो है प्रिंट होती, तो इस तरह से क्रॉस जॉइन होता है। इसमें कार्डिनैलिटी प्रोडक्ट होता है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, अब एसक्यूएल में सेट ऑपरेशंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमने रिलेशनल अलजेब्रा में देखा था, बट अगेन एक बार एसक्यूएल में देख लेते हैं, एसक्यूएल। ठीक है, तो सेट ऑपरेशंस क्या देखने हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस, हमें ये 3 सेट ऑपरेशंस देखने हैं। तो यूनियन भी 2 होते हैं, या तो सिंपली यूनियन करो, या तो सिंपली यूनियन करो, या तो यूनियन ऑल करो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल 2, यानी 2 टेबल्स हैं। अब इसका हम विजुलाइज करके देखते हैं कि 2 टेबल्स हैं, पहली टेबल है एम्प्लॉय 1 है ना, टेबल 1, दूसरी टेबल है टेबल 2। ठीक, अब मान लो कि इसमें जो आईडीज प्रेजेंट थी वो 1 2 थी और जो नेम था वो अलाइस एंड बॉब था। ठीक है, जो दूसरी टेबल थी उसमें मान लो 2 and 3 करके आईडीज प्रेजेंट थी और उनमें जो था बॉब था और नेक्स्ट वन जो थर्ड वन था वो स्टीव था। तो यूनियन क्या करता, जो फर्स्ट वाले में है उनको प्रिंट करता, थर्ड वाले मतलब जो सेकंड वाला टेबल है उससे वैल्यूज़ नहीं लेता, यानी कि 1 और 2 को प्रिंट कर देता वो सिंपली। ठीक, यूनियन ये करता, बट यूनियन ऑल यहाँ पर होता तो क्या होता कि वो 1 2 भी प्रिंट करता और इस 3 को भी प्रिंट करता, यानी इसकी जो टेबल बन के आती वो 1 2 3 करके बन के आती। ठीक, तो ये डिफरेंस था। नाउ कम्स इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है देखते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता कि अगर मैं इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन परफॉर्म करती, यानी यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखती
तो क्या होता कि जो वैल्यू दोनों में है वो सिर्फ प्रिंट होती, मतलब कि देखो 2 इसमें है 2 इसमें है, तो सिर्फ 2 वाला प्रिंट होता है, यानी इंटरसेक्शन वाले जो टेबल आता है उसमें सिर्फ 2 करके बॉब प्रिंट होता। ओके, नाउ माइनस देखते हैं। अगर मैं इन दोनों में माइनस परफॉर्म करती, मतलब कि माइनस परफॉर्म करती, ठीक, तो क्या होता कि 2 वाली टेबल की वो वैल्यूज़ प्रिंट होती जो 1 में नहीं है। ठीक, तो 1 को देखा मैंने, 1 जो है 2 में नहीं थी, तो यस 1 वाला प्रिंट हो जाएगा, यानी कि अलाइज प्रिंट हो गया। ओके, नाउ सेकंड देखिए, सेकंड जो है वो टेबल 2 में है, लेकिन इंटरसेक्शन कहता है कि 1 की वही वैल्यू प्रिंट होगी टेबल 1 की जो टेबल 2 में नहीं है, लेकिन 2 तो है इसलिए 2 नहीं प्रिंट होगी, तो जो हमारा माइनस में जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट SQL कमांड्स। नाउ हियर यूनिट 3 ends।